गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है एसबी पब्लिक इंटरमीडिएट की ऑनलाइन कक्षा में। हमें उम्मीद है कि आप लोग पिछले वीडियो को भली भांति देखे होंगे और समझ रहे होंगे। कहीं पे भी बच्चों अगर तनिक भी दिक्कत आए तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर अवगत कराएंगे ताकि हम आपके परेशानियों को दूर कर सकें। कोई भी दिक्कत हो आप हमसे बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। वैसे व्हाट्सएप नंबर भी हम ऐड कर देंगे, आप पर्सनली या फिर कमेंट करके जिस तरह से आप चाहें बात कर सकते हैं। हम पूरी उम्मीद करेंगे कि आपके परेशानियों को पूरा का पूरा दूर करें। आइए बच्चों, आज उसी चैप्टर के आगे के टॉपिक में हम बात करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग समतल दर्पण, उसकी डिफिनीशन, समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, समतल दर्पण की और क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इस पे हम लोग बात किए। आज के टॉपिक में हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं बहुत सारे हैं टॉपिक, ध्रुव, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, फोकस तल और दर्पण का द्वार। तो आइए शुरू करते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है, इसका डेफिनेशन देते हैं। बहुत सिंपल सरल शब्द में डेफिनेशन दिया जाएगा ताकि आपको याद रखने में कोई दिक्कत ना हो। तो दर्पण, तो वैसे हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कि दर्पण वह एक ऐसा पृष्ठ जिसके एक तल पर कलई और एक तल परावर्तन या परावर्तक तल की भांति व्यवहार करता है, वह दर्पण कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। हमने यह भी बताया था कि कलई किस चीज़ से करते हैं और क्यों करते हैं, पिछले लेक्चर में आप देखेंगे तो आपको कन्फर्म हो जाएगा। तो समय को बिना गंवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गोलीय दर्पण जैसा नाम ही है, स्फेरिकल मतलब मुड़ा हुआ, वक्रता जिसमें मुड़ाव हो, गोलीय दर्पण। वे दर्पण जिनके परावर्तक तल गोली होते हैं उन्हें हम गोलीय दर्पण कहते हैं। सीधे सीधे, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा डिफिनीशन नहीं लिखेंगे। वे दर्पण जिनके या जिसके जिनके परावर्तक तल गोली होते हैं, परावर्तक तल गोली होते हैं, उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। हमारे बुक में भी डिफिनीशन है, उसको भी सुन लेते हैं। उसको भी आप सुन के अगर लिखना चाहें तो लिख लेंगे। गोलीय दर्पण किसी खोखले कांच का कटा हुआ वह भाग होता है जिसके एक तल पर कलई की गई होती है और एक तल परावर्तक तल की भांति व्यवहार करता है। फिर से ध्यान देंगे, गोलीय दर्पण किसी खोखले कांच का कटा हुआ वह भाग होता है जिसके एक तल पर कलई की गई होती है और एक तल परावर्तक तल की भांति व्यवहार करता है। वैसे हम यहाँ सीधे लिख दें कि वे दर्पण जिनके परावर्तक तल गोली होते हैं उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। अभी फिगर से भी हम इसको स्पष्ट कर लेंगे। प्रकार में यदि देखें, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, यह दो प्रकार का होता है। एक अवतल गोलीय दर्पण या अवतल दर्पण से देखें, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर,
जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं। कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर वे गोली दर्पण होते हैं जिनका परावर्तक तल दबा हुआ होता है और कलई वाला तल उभरा हुआ होता है। फिगर से यहाँ से स्पष्ट कर लेंगे। वैसे मान लेते हैं कि यह हमारा एक कांच का खोखला गोला है। तो इसका एक पोर्शन यदि हम इतना कट कर दें यहाँ से यहाँ तक, या इधर से भी समझ सकते हैं, चाहे जिधर से काटें कोई बात नहीं। कलई पे उसके डिफिनीशन पे हमें ध्यान देना है। जैसे यहाँ से इतना कट कर दिया, इस कटे हुए पोर्शन का ये वाला भाग, उसको हम थोड़ा सा बोल्ड बना देते हैं। ये वाला पोर्शन अगर इसमें कलई उभरे भाग में कर दी जाए, बाहर की तरफ उभरा हुआ भाग, समझ रहे हैं, उभरा हुआ भाग, तो यह हमारा अवतल दर्पण बन जाता है। अवतल दर्पण हो जाता है। तो अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण वे गोली दर्पण होते हैं जिनका परावर्तक तल दबा होता है और उभरा हुआ तल कलई किया गया होता है। यहाँ पर हम इस तरह से नोट कर दे रहे हैं। ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल जो कि दबा है, दबा हुआ, और ये कलई वाला भाग ये उभरा होता है। कलई वाला भाग उभरा होता है। इसी तरह से एक सेकंड टाइप में बात करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ठीक इसी का अपोजिट उत्तल दर्पण वे गोली दर्पण होते हैं जिनका कलई वाला भाग दबा होता है और परावर्तक तल उभरा होता है। इसी का ठीक उल्टा है। तो आप चित्र से यहाँ समझ सकते हैं। मान लेते हैं कांच का कोई खोखला गोला है, तो यहाँ से एक पोर्शन ऐसे कट कर लें, तो ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक ये गोली दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। कलई अगर हम दबे हुए भाग में कर दें, इसमें और इसमें ध्यान देंगे, इसमें कलई उभरे हुए भाग में है, यहाँ कलई दबे हुए भाग में। तो कलई हमने किया दबे हुए भाग में, दबा हुआ भाग कलई वाला होता है, दबा हुआ। आप यहाँ से नोट बना सकते हैं आसानी से। और इसका परावर्तक तल क्या होता है? परावर्तक तल उभरा होता है बच्चों, परावर्तक तल उभरा होता है। तो क्लियर होगा। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। वे दर्पण जिनका परावर्तक तल गोली होता है उन्हें गोली दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वे गोली दर्पण होते हैं जिनका कलई वाला भाग उभरा होता है और परावर्तक तल दबा होता है। अवतल और दूसरे टाइप में उत्तल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनका कलई वाला भाग दबा होता है और परावर्तक तल उभरा होता है। इस तरह से हम इसको नोट करके लिख सकते हैं। इसके डेफिनेशन को यहाँ पे भी लिख सकते हैं आसानी से। नोट करना है तो कर लेंगे।
इसमें और बात समझनी हो, परावर्तन की घटना अगर देखनी हो तो उस आधार पे भी हम लोग देख सकते हैं। अब केवल कटे हुए भाग को बनाएंगे, पूरा गोला हर बार बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे अब हमें अवतल दर्पण यदि बनाना है तो केवल इस तरह से एक कर्वेचर, एक मुड़ा हुआ भाग, ऐसा लगे कि कोई गोले का कटा हुआ भाग है, इस तरह से बनाएंगे और इसके उभरे हुए भाग पर हम लोग कलई कर लेंगे और दबा हुआ भाग हमारा परावर्तक तल की भांति व्यवहार करता है। और यहाँ पर इसी तरह से बना सकते हैं। तो दबे हुए भाग पर यदि कलई कर दें और उभरा हुआ भाग परावर्तक तल की भांति करें तो यह हो गया हमारा उत्तल दर्पण। हालांकि इसे लिखे हैं, फिर भी लिख देते हैं। तो अब हमें अगर उत्तल दर्पण अवतल दर्पण बनाना होगा तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे, हर बार गोला खींचने की जरूरत नहीं। जिस तरह से समतल दर्पण पर परावर्तन की घटना होती है उसी तरह से गोलीय दर्पण पे भी परावर्तन की घटना होती है बच्चों। देखा जाए, जैसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दें। अभी इसके बारे में बात करेंगे आगे, फिलहाल आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। तो ये कोई अगर आने वाली किरण है तो ये इसके परावर्तक तल से टकरा के फिर वापस जाएगी। तो जितनी डिग्री पर यह आएगी उतने ही डिग्री पर यह जाएगी, लेकिन वहाँ एंगल हम लोग अलग अलग नोट करते हैं। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल, सॉरी, आपतन कोण, परावर्तन कोण। इसी तरह से यहाँ पे भी अपवर्तन की घटना को दिखा सकते हैं हम लोग। परावर्तक तल पर यह कोई किरण आई और यह आभासी रूप से इस लाइन को आगे बढ़ा दें तो जितने एंगल से यह किरण आई इस परावर्तक तल से टकरा कर पुनः उसी मीडियम में उतने एंगल से ये वापस चले जाती है। तो गोलीय दर्पण हो या फिर समतल दर्पण हो, दोनों दर्पणों में हम लोग परावर्तन के नियमों को समान रूप से देखते हैं। यहाँ पे स्पष्ट होना चाहिए। अब आगे के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि गोलीय दर्पण से संबंधित कौन कौन सी मुख्य मुख्य परिभाषाएं हैं, उन्हें कैसे हम नोट करते हैं, कैसे जानते हैं, और उनके बारे में अच्छे से अब हम लोग एक नोट बनाएंगे बाय फिगर। आइए देखते हैं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं गोलीय दर्पण से संबंधित जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसमें पहले नंबर पे हम लोग जानते हैं ध्रुव क्या होता है दर्पण का। अब हम गोलीय दर्पण के सेंस में ही बात करें तो गोलीय दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र ऐसे नहीं लिखेंगे डायरेक्ट ध्रुव। तो दर्पण की ही बारे में बात हो रही है। दर्पण को हम लोग कहते हैं बच्चों पोल, सॉरी, ध्रुव को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पोल। कभी कभी बोलने में मिस्टेक हो जा रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, तो ध्रुव क्या है, तो इसके लिए हम पहले एक चित्र बनाते हैं। मान लेते हैं कोई खोखले कांच का एक गोला है जिसमें हमने इतना पोर्शन कट कर, ये कटा हुआ भाग है इधर वाला, इसलिए हमने उसको डॉट डॉट नहीं दिखा। तो किसी खोखले गोले का जो कांच का एक खोखला गोला है उसका भाई अपना एक केंद्र होगा, बिल्कुल होगा।
ये उभरे तल पे हम इस पे कलई कर देते हैं जो हमने काटा है। अब आप समझ गए होंगे कि हम किस दर्पण की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर। यहाँ पर कुछ लाइंस ड्रा कर देते हैं हम लोग ऐसे। चलिए पहले डिफिनेशन पे आते हैं, लिखते रहेंगे इसमें, नोट करते रहेंगे, बताते रहेंगे। ध्रुव क्या है? गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होता है? किसी भी गोलीय दर्पण का ध्रुव उस गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु होता है। वो चाहे कोई भी टाइप का गोलीय दर्पण हो, चाहे अवतल गोलीय दर्पण हो या फिर उत्तल गोलीय दर्पण हो। यहाँ पर उस फिगर को भी बना लेते हैं, साथ ही साथ दोनों को एक ही साथ समझते रहेंगे। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ध्रुव गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो परावर्तक तल का मध्य बिंदु यहाँ पर देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इससे हम लोग P से लिखते हैं, नोट करते रहेंगे, क्योंकि पूरा डिफिनेशन लिखना बोर्ड केवल भरने का काम होगा। बाई फिगर समझते रहें तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर से, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, उस मध्य बिंदु को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम लोग लिखते हैं P से। दोनों टाइप के मिरर में हमने लिख दिया है P, आप देख रहे हैं। आप कोई भी किसी भी अभिविन्यास में दर्पण बनाइए, किसी भी अभिविन्यास में दर्पण बनाइए। या ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, परावर्तक तल का जो सेंटर पॉइंट होगा, यहाँ से एक लाइन खींच के इसे पता कर लेंगे कि इसका सेंटर कहाँ पे है, ऐसे। तो ये जो सेंटर पॉइंट होता है, इसी सेंटर पॉइंट को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्लियर? आगे सेकंड है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है? तो चूंकि गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण या किसी खोखले कांच का कटा हुआ भाग होता है, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसी के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसको लिखते हैं बच्चों हम लोग C से। इसे लिखते हैं C से, यहाँ पर लिख देते हैं C। फिर से, गोलीय दर्पण जिस खोखले कांच का कटा हुआ भाग होता है, उसी के केंद्र को दर्पण का हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं वक्रता केंद्र, यहाँ पे लिख देते हैं ध्रुव, यहाँ पे भी नोट कर ले रहे हैं, ध्रुव वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दो डेफिनेशन क्लियर। आगे वक्रता त्रिज्या, इसी तरह से सेम हूबहू बिल्कुल वैसे ही है। गोलीय दर्पण जिस खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसकी त्रिज्या को
गोलीय दर्पण की त्रिज्या कहते हैं। इसे हम लोग R से नोट करते हैं। तो त्रिज्या क्या होता है? केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ से C से P तक परिधि तक एक दूरी ही है, तो यही CP जो होगी इसकी त्रिज्या हो जाएगी। इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल R से। पुनः ध्यान देंगे, गोलीय फिर से वक्रता त्रिज्या को हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले कांच का कटा हुआ भाग होता है उसी की त्रिज्या ही उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और कैपिटल R त्रिज्या जो सेंटर से परिधि तक की बीच की दूरी होती है, तो P इसके परिधि पर ही एक बिंदु है, इसलिए C से P तक की जो दूरी होगी यह इसका वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। मुख्य अक्ष क्या है? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा। फिर से ध्यान देंगे, मुख्य अक्ष किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है, उस सीधी रेखा को ही हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। यह इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मुख्य अक्ष। दोनों तरह के दर्पण में इस तरह को समझते रहेंगे। मुख्य अक्ष, ये तो बहुत सरल है। P को C से मिला देंगे, P यानी कि ध्रुव, C यानी कि वक्रता केंद्र, वही सीधी लाइन जो बनेगी उसी को हम लोग मुख्य अक्ष कह देंगे। गोलीय दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस क्या है? अब इसके लिए थोड़ा सा हमें चित्र दूसरा बनाना पड़ेगा बच्चों। ये इतनी बात समझ में आई होगी, क्लियर हुआ होगा इतना। ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष, दोनों तरह के दर्पणों में इसको इस तरह से हम लोग नोट करते हैं। आइए आगे, मुख्य फोकस क्या होता है? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ओके, मुख्य फोकस क्या है? तो दोनों तरह के दर्पण में हम लोग इसे समझेंगे। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो कौन सा दर्पण? अवतल। ये क्या हो गया? ध्रुव। यह एक कांच के खोखले गोले का कटा भाग है, तो इसका अपना एक सेंटर भी होगा। तो सेंटर बच्चों उसी हिसाब से हम लोग एक जगह बना लेते हैं। अब इसको इससे क्या करते हैं? मिला देते हैं। तो ये क्या हो गया? C, वक्रता केंद्र। इसमें भी बना लें। कलाई कर देते हैं अंदर दबे हुए भाग पर। ये हो गया उत्तल दर्पण। परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु हो गया वो हो गया हमारा ध्रुव P, और ये इसका हो गया मुख्य अक्ष। लेकिन इसको एक सेंटर मानेंगे, इसको एक गोला मानेंगे, इसका सेंटर लगभग यहाँ पर आएगा। क्लियर? तो मुख्य फोकस क्या है? पहले डिफिनीशन इसका कर लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात
जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम लोग दर्पण का, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से चित्र बना के इसको एक बार डिफाइन करते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हो गई। अब ये दर्पण के परावर्तक तल से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जा रहे हैं, सब एक ही बिंदु से होकर जाएंगे, ध्यान दें, यह नियम है। तो जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को सभी काटती हैं किरणें परावर्तन के पश्चात, वही बिंदु ही, यहाँ पर ये तो केंद्र है बच्चों, गलती कर दिए, यहाँ पर ध्यान देंगे। परावर्तन के पश्चात ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, और वह पॉइंट ठीक सी और पी के बीच में मिलता है, सी और पी के बीच में मिलता है। तो यहाँ पर बना लेते हैं ऐसे, ये पॉइंट आप देखिए, मुख्य अक्ष पर सभी एक जगह जाके काटे हैं। तो यही जो पॉइंट होता है, यही पॉइंट मुख्य फोकस कहलाता है। इसे हम यप से लिखते हैं, और यह डिफिनीशन हम देते हैं अवतल दर्पण के केस में। किसमें? अवतल दर्पण के केस में, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में यदि यही बात की जाए तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये किरणें आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ध्यान देंगे, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, इसमें आभासी रूप से बात हो रहा है। तो बी और सी के बीच से ही एक बिंदु, यहां से ये किरणें लगेंगे कि यहीं से परावर्तित होके आ रही हैं। ऐसे तो पुनः ध्यान देंगे, दोनों के केस में थोड़ा सा डिफिनेशन चेंज है। अवतल दर्पण में क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर सभी काटती हैं, उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से लिखते हैं। अगर यही डिफिनेशन उत्तल दर्पण में हमें डिफाइन करना हो, उत्तल दर्पण में, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए यहाँ से लग रहा है, यहाँ से ऐसे आती, सब किरणें यहाँ से आ रही हैं। जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। यही डिफिनेशन इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप याद रखेंगे। और चित्र के मामले में ये एग्जाम में अक्सर यही पूछता है, इस पे आप फोकस करेंगे। हमने बना दिया है, बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी बात। यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए आप समझ गए होंगे कि यप ये जो है वो क्या है, मुख्य फोकस है। कैपिटल एफ से इसे हम लोग डिनोट करते हैं। आगे फोकस दूरी, सिंपल है। अब हमें मुख्य फोकस पता चल गया, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है, तो दर्पण के ध्रुव और फोकस, मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। किसी दर्पण के ध्रुव तथा उसके फोकस के बीच जो दूरी होती है, उस दूरी को हम लोग उस दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, फोकल लेंथ।
तो P से F तक की जो डिस्टेंस बनेगी, जो दूरी बनेगी, उसी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। इसे स्मॉल f से नोट करते हैं। P से F तक की जो दूरी है, इसे हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी किसी दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच की जो दूरी होती है, उसी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। फोकस तल। फोकस तल क्या है? तो मुख्य अक्ष से होकर गुजरने वाला वह तल, मुख्य अक्ष से होकर गुजरने वाला वह तल जो फोकस से होकर गुजरे तथा उस पर लंब हो, तथा उस पर लंब हो। या ऐसे कहिए कि मुख्य अक्ष से लंबवत होकर गुजरने वाला वह तल जो फोकस से होकर गुजरे, ऐसे तल को हम लोग फोकस तल कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों कि लंबवत होकर वह प्लेन गुजरना चाहिए, वह तल जो है वह लंबवत गुजरना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई कॉपी है, तो ये हमारा क्या है? फोकस तल है। तो ये इसके ठीक परपेंडिकुलर ऐसे लंबवत गुजरना चाहिए। ये नहीं कि इस तरह से ऐसे गुजरे या ऐसे गुजरे, तो अब यह मुख्य अक्ष पर देखिए ये लंब नहीं होगा। मुख्य अक्ष पर जब भी होगा लंब इस तरह से होगा, सीधी। तो मुख्य फोकस तल क्या है? फोकस तल वह तल है जो मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस तल से होकर गुजरता है, सॉरी मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, उसे हम लोग फोकस तल कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा कर दे रहे हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस तल। तो फोकस तल एक प्लेन है, एक पृष्ठ होता है, वह पृष्ठ दर्पण के फोकस से लंबवत होकर गुजरता है, उसे हम लोग फोकस तल कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी बना सकते हैं। फोकस तल। तो फोकस तल का डिफिनीशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से आगे दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है? तो परावर्तक तल का जो व्यास होता है, इसको अगर बाई चित्र आप समझना चाहें तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ये एकदम क्लियर हो रहा होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा अवतल दर्पण है, तो इसका परावर्तक तल तो भाई इतना ना है, यहाँ से यहाँ तक। तो यही परावर्तक तल का जो व्यास होता है यहाँ से यहाँ तक, इसी को हम लोग कहते हैं दर्पण का द्वारक। इसे यम, यम डैश या यम1, यम2 से नोट करते हैं। इस केस में उत्तल दर्पण के केस में देखना हो तो परावर्तक तल, परावर्तक तल का जो व्यास होता है, जो ओपनिंग एक सिरे से दूसरे सिरे तक वह जितना दूरी कवर करता है स्ट्रेट लाइन में, उसी को हम लोग कहते हैं दर्पण का द्वारक। यहाँ पे उत्तल दर्पण के केस में हो जाएगा, ये हमारा क्या है? दर्पण का द्वारक। तो इस तरह से जितने भी मुख्य परिभाषाएं थी दर्पण से संबंधित, तो यहाँ पर बच्चों हमने क्लियर किया। अगर इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी आपको आ रही हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर यूट्यूब के चैनल के माध्यम से कमेंट करके हमें ज़रूर अवगत कराएंगे, ताकि हम अपनी कमियों को दूर करें और बेहतर प्रयास करके आपको अच्छी टीचिंग दे सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। घर पे रहिए, सेफ रहिए। इट्स